महावीर स्वामी जी ने भी प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। महावीर स्वामी जी ने भी अपनी भाषा प्राकृत भाषा में अपने उपदेशों को उन्होंने बखूबी से वर्णन किया है। और पाली भाषा की अगर बात करें तो पाली भाषा में अपने उपदेश सबसे ज़्यादा किसने दिए हैं? वो गौतम बुद्ध ने दिए हैं। किसने दिए हैं? गौतम बुद्ध ने। और इस भाषा को, पाली भाषा को भारत की प्रथम देश भाषा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है पाली भाषा के अंतर्गत वो है धम्म पर्याय। जो धम्म पर्याय है इसका अर्थ जो होता है वो है धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा, धर्म पर्याय का अर्थ होता है धर्म की रक्षा। तो धम्म पर्याय के अंतर्गत क्वेश्चन ये बन के आता है कि पाली भाषा का ऐसा कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें धर्म की रक्षा का वर्णन किया गया है? वो है आपका धम्म पर्याय। तो धम्म पर्याय का प्रयोग, क्वेश्चन ये एक और बनता है कि धम्म पर्याय का जो प्रयोग है वो किसके लिए और क्यों किया गया? तो वह किया गया था प्राचीन बौद्ध साहित्य में। सबसे पहले धम्म पर्याय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? वो प्राचीन बौद्ध साहित्य के अंतर्गत किया गया और यह बुद्ध के उपदेशों हेतु किया गया था। मतलब जो गौतम बुद्ध अपने उपदेश पाली भाषा में देते थे और उनका जो उपयोग है प्राचीन बौद्ध साहित्य में धम्म पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि पाली भाषा मुख्यतः मध्य प्रदेश की भाषा मानी जाती है। पाली भाषा मुख्यतः मध्य प्रदेश की भाषा मानी जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो कि एक भारत का राज्य है। समयावधि, समयावधि क्या है इसकी? पाली, पाली भाषा की जो समयावधि है वो 500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी गई है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत में आपने सुना कि महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिए हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। तो महावीर स्वामी से कुछ टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं और इनको 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर माना गया है। अंतिम तीर्थंकर माना गया है। क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का किस नंबर का तीर्थंकर माना गया है? वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी इन्हीं को माना गया है। लेकिन यहाँ पे बात आती कि अगर फर्स्ट पूछता है तो ऋषभ देव थे। कौन था? ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम प्रतिपादक या कह सकते हैं तीर्थंकर माने गए हैं। उसके बाद हम अपभ्रंश की बात करेंगे। अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ, क्या क्या तथ्य हैं इसमें जो मुख्यतः हमें एक विस्तृत ज्ञान से जोड़ते हैं। तो अपभ्रंश में पहला ही क्वेश्चन आपका निकल के सामने आता है स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू अपभ्रंश का पहला कवि माना गया है। क्वेश्चन बनता है कि स्वयंभू को किस भाषा का प्रथम कवि माना गया है? तो वो है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का पहला कवि स्वयंभू जी को माना गया है। प्रथम प्रबंध काव्य, अपभ्रंश में लिखा गया प्रथम प्रबंध काव्य जो है वो है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा, ये इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्यत कहा और जिसको लिखा है धनपाल जी ने। धनपाल कौन है? धनपाल जो हैं वो संस्कृत के व्याकरण और अपभ्रंश भाषा के मुख्य जानकार, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा को विकसित रूप देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृत भाषा के व्याकरण और अपभ्रंश के मुख्य जानकार के रूप में धनपाल जी को जाना जाता है। और व्याकरण, एक शब्द आपके सामने आया है व्याकरण। बहुत लोग व्याकरण, कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो उसका मतलब ही नहीं जान पाते, तो थोड़ा उन पे मतलब वो अपना
बहुत वैसा फील करते हैं कि मुझे ये इसका मतलब नहीं पता है। तो इसका जो मतलब है वो है व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला। जो व्याकरण का विद्वान होता है उसको हम कहते हैं व्याकरण। उसके बाद इसका स्टेप है शाब्दिक अर्थ। यदि आप भ्रंश का पूछता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पतन है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पतन है। और अपभ्रंश का जो मेल है वो 3 वर्णों या 3 शब्दों से मिलकर हुआ है। 3 शब्दों से मिलकर हुआ है इसका अपभ्रंश का विकास। इसकी उत्पत्ति जो है वो अपभ्रंश, अप प्लस भ्रंश प्लस घय प्रत्यय जुड़ने से हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं अपभ्रंश की उत्पत्ति अप उपसर्ग और भ्रंश भ्रंश शब्द तथा घाय घाय प्रत्यय जुड़ने से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मुख्यतः एक बार ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है। मुख्यतः यह एक बार यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आया था कि इस तरह से दिया गया था कि अप प्लस भ्रंश प्लस घय, इसमें बताना था कि अपभ्रंश का जो मेल है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि अपभ्रंश इतना लिखा हो और कहे कि अपभ्रंश में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो घय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यदि पूछता है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो वो अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अंडरस्टैंड। फिर है समयावधि। समयावधि दोस्तों, इसकी जो समयावधि है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी मानी जाती है। साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से आरंभ होता है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि साहित्य का मतलब अपभ्रंश के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा में साहित्य का जो आरंभ है वो किस सदी से माना गया है, तो वो सदी है हमारी 8वीं सदी से माना गया है। फिर है इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अच्छा है कि हिंदी भाषा को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन थी। हिंदी भाषा को विकास प्रदान करने वाली अर्थात उसको चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाली भाषा कौन थी? अपभ्रंश भाषा थी। क्योंकि अपभ्रंश भाषा के बाद ही हमारा अवहट्ट आता है और अवहट्ट से हमारी प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का उद्भव और विकास हुआ है। तो आपने क्या सीखा हिंदी भाषा के विकास के क्रम के अंतर्गत? आपने अगर आपसे कोई क्रम पूछता है तो इसका क्रम यही रहेगा, सेम क्रम है। संस्कृत पहले, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और उसके बाद में आपका प्राचीन प्रारंभिक अवहट्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे अगर बनता है, आयोग अगर क्वेश्चन बनाता है तो इस टाइप से बनाता है कि इसमें कहेगा कि प्राकृत के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी। प्राकृत के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी? प्राकृत के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी? प्राकृत के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी? तो आपका पूर्ववर्ती का मतलब पहले आप समझ लीजिएगा कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। मतलब जैसे कह रहा है कि भाषा, जो भाषा दी है कि प्राकृत कह रहा है, ठीक है, जैसे कह रहा है कि प्राकृत भाषा, तो प्राकृत भाषा के पहले कौन भाषा आई? तो पाली आई ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पाली। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पाली। उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि पाली के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी, तो संस्कृत, और प्राकृत के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी, तो पाली। यदि अपभ्रंश में पूछता है कि अपभ्रंश के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी, तो आप प्राकृत बताएंगे। यदि कहता है कि अवहट्ट के पूर्ववर्ती भाषा कौन थी, तो अपभ्रंश बताएंगे। यदि आपसे कह रहा है कि प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी के पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है, तो आप अवहट्ट वहां पे टिक करेंगे ऑप्शन में। ठीक है। तो जैसे आपने सीखा कि महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित, यहाँ से 2 बहुत ही मुख्य भाषाएं हैं। मुख्य भाषा आपकी पाली और प्राकृत से कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे पाली। ठीक है। और गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप जानेंगे कि गौतम बुद्ध यह एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो अपने दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। ठीक है स्टूडेंट। तो आपने सीखा
हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले वो सभी टॉपिक्स जिसका अध्ययन हम सविस्तार और एक सूक्ष्म विश्लेषण के साथ में करते रहेंगे। हिंदी भाषा का विकास सारा कुछ आप देख पा रहे हैं और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।